नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि वह अधिक मल प्रवृत्ति और अधिक मूत्र प्रवृत्ति यह और अन्य कौन-कौन से रोग में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं अतिसार विसर्प का एक लक्षण हो सकता है। तो विसर्प के 3 तरह के विसर्प है जिनमें यह अतिसार एक लक्षण के रूप में मिलता है। तो यह विसर्प क्या है? विसर्प एक कुष्ठ की भांति एक रोग है। कुष्ठ यानी जो त्वक रोग होता है, त्वचा का रोग होता है जिसमें अधिक खुजली या अलग से धब्बे पड़ जाए, ठीक उसी तरह यह विसर्प एक रोग है। फर्क इतना रहता है कि यह विसर्प तेजी से फैलता है। यह विसर्प के कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार भी हैं जिनमें से कुछ यहाँ पे वर्णित किए हुए हैं। वात और पित्त, जब विसर्प में वायु और पित्त की अधिकता रहती है तो वह अग्नि विसर्प रहता है। यह अत्यंत ही दुष्कर या दुर्जय रहता है या फिर कभी कभार असाध्य रहता है। ऐसे में वायु और पित्त की प्रधानता के कारण जिस तरह से अन्य रोगों में भी वायु और पित्त के कारण अतिसार होता है, ठीक वैसे ही अग्नि विसर्प में भी वायु और पित्त के कारण अतिसार होता है। वायु और कफ में जब यह ग्रंथि विसर्प यानी कई सारे ऐसे रुग्ण रहते हैं जिनको समग्र शरीर पर एक साथ कई अलग अलग जगह पर छोटी छोटी ग्रंथियां बनी हुई दिखती है। यह अचानक से एक साथ या तो फूटती है या फिर उनके कहे अनुसार शुरू में एक या दो थी जो पिछले कुछ एकाध महीनों में, 2 महीनों में या 3 महीने में समग्र शरीर पर फैल जाती है। ऐसे में वह ग्रंथि विसर्प के समान लक्षण देते हैं। उनमें वायु और कफ की अधिकता रहती है। ऐसे रोगियों में अतिसार लक्षण हो ही यह आवश्यक नहीं रहता है। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं रहता, किंतु ऐसे रोगियों में अतिसार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कफ के कारण जो अग्नि मंद हो जाता है, वह अग्नि जिस तरह से आम, विषुचिका आदि बनते हैं, ठीक वैसे ही अग्नि मंद होता है और वायु के प्रेरक बल के द्वारा अतिसार लक्षण की उत्पत्ति रहती है। ठीक उसी तरह क्षतज विसर्प। क्षतज विसर्प यानी जो क्षत यानी चोट लगने से या घाव लगने से विसर्प बनता है, वह चोट या घाव लगने की वजह से जो विसर्प बनता है उसमें होता कुछ इस तरह से है। जब कभी भी इस तरह से किसी त्वचा का भाग यदि विसर्प या फिर कुष्ठ जैसे दूषियों से दूषित हो चुका है, जैसे कि त्वचा, रक्त, त्वचा, रक्त यानी खून, मांस यह धातु है, और अंबु यानी कि द्रव धातु, द्रवता वाली सारी धातु। उसके साथ वायु, पित्त,
कफ, ये तीन एक साथ प्रकोपित होकर के या फिर दूषित होकर के जब किसी स्थान में पहले से मौजूद होते हैं, तब उसके ऊपर जब किसी वजह से क्षत लगती है या चोट लगती है, जैसे कहीं टक्कर हो जाना, चाकू लग जाना या फिर कुछ ऐसा ही, तब वह चोट के कारण वायु और रक्त तुरंत जो पहले ही दूषित थे, यह जो पहले ही दूषित थे वो और दूषित होने लगते हैं। जब भी और दूषित हो जाते हैं तो वह शीघ्र ही फैलने का मौका देखते हुए फैलने लगते हैं। जब ये फैलने लगते हैं तो वह क्षतज विसर्प की उत्पत्ति करता है। जब ये क्षत विसर्प की उत्पत्ति होती है तो इनमें इनकी अपेक्षा और अधिक रक्त और वायु की दूषित होने लगती है। जब ये रक्त और वायु की दूषित होने लगती है या पहले से पूर्व दूषित हुए होते हैं, तब यह क्षतज विसर्प के स्थान के अनुरूप और दोष की गुण की दृष्टि क्षतज विसर्प में क्षत के स्थान और गुण की दृष्टि के अनुरूप यह अतिसार मिलने की संभावनाएं रहती है। कुछ और यह लक्षण कुछ और जगह पे, जैसे कि सूती का रोग। सूती का क्या है? जब प्रसव पीड़ा रहती है तो प्रसव के बाद कुछ महीने, 1 महीना, कभी कभार 1.5 महीना, कभी कभार 6 महीना, यह अवस्था माता को आराम के समय की रहती है, जिसमें उसे सूतिका की संज्ञा दी जाती है। तो यह जो अवस्था है उसमें कई सारे रोग यदि सही से ध्यान न रखा जाए तो होते हैं। उनमें से एक रोग रहता है अतिसार। कभी कभार यह रोग ना हो तो केवल सूतिका के स्वास्थ्य में जो भी हानि होती है, तो वह हानि को दर्शाता हुआ एक लक्षण मिलता है अतिसार। फिर है प्रमेय। प्रमेय स्वयं में ही यह दिखाता है कि वह अधिक मूत्र का सूचक है। इसके 2 मुख्य लक्षण हैं जो एक साथ यदि उत्पन्न हो जाए तो यह कह सकते हैं कि यह प्रमेय है, जैसे कि अधिक मूत्र और गंदा मूत्र। गंदा मूत्र यानी क्या? आमतौर पर जो मूत्र प्रवृत्ति रहती है वह कम मात्रा में रहती है या फिर निर्धारित मात्रा में, जैसे कि दिन में 4, 5 या 6 बार तक जाना। उसके ऊपर से जो मूत्र रहता है वह सामान्य रूप से स्पष्ट रहता है, ना कोई असामान्य गंध आती है, उसमें से कुछ तीखी या फिर नाक में जलन हो जाए उस तरह की गंध रहती है। जब उसमें से यह गंध या स्पर्श या फिर पानी में गिरने के बाद झाग बनना आदि लक्षण वाला मूत्र आने लगे और अधिक मात्रा में मूत्र आने लगे, सामान्यतः जैसे 10 बार, 12 बार, 15 बार, 16 बार, कभी कभार रात को 3-4 बार उठना, तो यह प्रमेय का लक्षण है। हालांकि कभी कभार होता यूं है कि गृहिणी दोष, जब गृहिणी में दोष हो जाता है, यानी गृहिणी में सही से पाक नहीं हो पाता, इस हिस्से में जब गृहिणी का स्थान है वहां ठीक से पाक नहीं हो जाता, तो वह ठीक से न पची हुई चीज आगे बढ़कर पक्वाशय में जाती है, तो वहां से सीधे मूत्र की निर्मित होती है। जब यह दोष पक्वाशय में से जाकर के सीधा मूत्र में जाता है तो मूत्र दूषित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह दोष गृहिणी से बस्ती में जाएगा, तो इससे असर यह पड़ता है कि अधिक मूत्रता न होकर के गंदा मूत्र, यह दूषित मूत्र जिस तरह की गृहिणी का दोष है उस तरह से
मूत्र का दोष दिखता है। तो यदि किसी रुग्ण को यह है पर यह नहीं होता है तो वह ग्रहणी दोष में होने की संभावनाएं अधिक रहती है। फिर एक रोग है मसूरिका। मसूरिका क्या होता है? मसूरिका यह एक पीड़िका है, जैसे फुंसियां होती है। समग्र शरीर पर जो मसूर का दाना होता है, जो खाने में जो अन्न रहता है, वैसे ही मसूर का एक दाना रहता है, वैसे ही फुंसियां समग्र शरीर पर एक साथ छोटी 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 होने लगती है, जो अधिकतर पीड़ादायी होती है। यह रोगी को जब प्रमेह उत्पन्न हो जाता है, अधिक मूत्र और गंदे मूत्र के साथ यह लक्षण जब होता है, तो यह लक्षण मसूरिका के रोगी को असाध्य बना देता है। उसका यह रोग ठीक होना संभव नहीं हो पाता। फिर और रोग है जिनकी कुछ अवस्थाएं इस तरह से रहती हैं, जैसे कि बस्ती का दोष, यानी यह जो भी भाग रहता है मनुष्य शरीर का, मनुष्य शरीर के यह जो भी भाग है, यह नाभि के नीचे की ओर और वंक्षांश के, यह वंक्षण के ऊपर की ओर का इतना सा, यह जो प्रदेश रहता है, यह प्रदेश बस्ती प्रदेश में संभवित है। इसका समावेश बस्ती प्रदेश में किया जाता है। जब यहाँ पे जितने भी कोष्ठ के अंग रहते हैं, बस्ती के भीतर के अंग रहते हैं, उनमें से एक अथवा अधिक में जब भी कोई विकृति आती है तो उसे बस्ती स्थान की विकृति कहेंगे। जब इसमें विकृति आएंगे तो संभवित रहता है कि मूत्र में विकृति आती है। उसी स्थान में हमारा मलाशय और पक्वाशय भी रहते हैं, तो उसकी वजह से मल प्रवृत्ति में भी विकृति होने की संभावनाएं रहती है। बस्ती प्रदेश के स्थान में अपान वायु का भी स्थान रहता है। यह अपान वायु जब यह स्थान दूषित होता है तो यह वायु के भी कार्य में विघ्न आने लगते हैं, या फिर उसकी कार्य दक्षता भी कम हो जाती है। तो यह अपना कार्य कुछ अधिक अथवा अनावश्यक कम करने के कारण भी यह लक्षण मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर होता है शिथिल धातु। यह जो दो रोग जो प्रधान रूप से अतिसार और प्रमेह रहते हैं, या फिर अधिक मल प्रवृत्ति, अधिक मूत्र प्रवृत्ति, इसमें धातु का सार ढीला पड़ जाना, यानी धातु शैथिल्य और सार का विद्मन, यह दो मुख्य कारण रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कुछ भी कोष्ठ के भीतर रहता है, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, द्रव पदार्थ हो गया, उसको एक समय तक उसका धारण हो पाना आवश्यक रहता है। जब यहाँ की धातुएं, कोष्ठ अंग की दीवार, जब वह चीज को, इसके भीतर द्रवता को संभाल के नहीं रख पाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसे आगे बहा देते हैं। वो कमजोर पड़ने के कारण वह ढीले पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं धातु का शिथिल हो जाना। जब यह धातु शिथिल हो जाते हैं तो या तो बस्ती के द्वारा मूत्र का अथवा तो मल मार्ग के द्वारा मल का बाहर निकलना संभवित हो जाता है। जब यह संभवित होता है तो एक अथवा अधिक लक्षण या दोनों लक्षण मिलते हैं। इसके साथ साथ अतिसार अथवा
गृहिणी दोष, प्रमेह, धातु क्षय आदि अन्य लक्षण भी मिलते हैं। फिर आता है धातु सार का विधमन। किसी पुराना रोग हो या संशोधन चिकित्सा का अतियोग हो जाए या अधिक हो जाए तो ऐसे में धातु सार का विधमन होने लगता है। कभी कभार किसी एक व्याधि से लंबे समय तक ग्रसित रहने से रुग्ण का बल कम हो जाता है, उसकी भूख कम लगती है और मल प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे ले जाकर के धातुओं का नाश करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सार का विधमन यानी उसकी धातुओं का जो बांधा बोलते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में भी यह लक्षण मिलने की संभावनाएं हो जाती है, जैसे कि राज्यक्षम होता है। ठीक वैसे कभी कभार ऐसी परिस्थितियों में ज्वर होकर के भी यह लक्षण मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी के लिए इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद।